राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में कक्षा 8 विज्ञान विषय में जंतुओं में जनन पर चर्चा करने वाले हैं। जंतुओं में जनन, जनन या प्रजनन। आज की इस कक्षा में शिक्षण अधिगम बिंदु जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे: प्रजनन या जनन। अगला रहेगा जनन की विधियां, जनन अंग और निषेचन और निषेचन के प्रकार। तो कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले जनन पर एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं। जनन या प्रजनन, यदि हिंदी में इस शब्द का अर्थ देखें तो जनन या जनना, प्रजनन, इसी को प्रजनन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अंग्रेजी के शब्दों का भी अगर थोड़ा सा विच्छेदन किया जाए, विश्लेषण किया जाए तो रिप्रोडक्शन, री माने फिर से, दोबारा, और प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। तो रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में जनन या प्रजनन कहा जाता है। परिभाषा की तरह से अगर देखा जाए तो परिभाषा इस तरह से कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, प्रजातीय गुणों में निरंतरता बनाए रखना जनन या प्रजनन से ही संभव होता है। यदि जनन या प्रजनन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जो जनरेशंस हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी और कोई भी जीवधारी वहीं पर विलुप्त हो जाएगा, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रजनन जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डोमेन है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि पीढ़ियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है, वो अस्तित्व में बनी रहती है। जनन या प्रजनन की विधियां, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जनन या प्रजनन की क्या क्या विधियां होती हैं, सभी जीवधारियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब जनन या प्रजनन की बात हो रही है तो अभी जीवधारियों की बात कर रहे हैं कि जीवधारियों में कितने प्रकार से जनन या प्रजनन होता है। तो जीवधारियों में जनन या प्रजनन की दो विधियां हैं। पहली को लैंगिक जनन बोलते हैं और दूसरी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर इसको कहा जाए तो पहली को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी वाली को, अलैंगिक जनन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब इनको वन बाय वन लेकर के आगे चलेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इनको एक एक करके लेकर के आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। लैंगिक जनन पर बातचीत करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। जैसा कि इसके शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, लैंगिक अर्थात लिंग संबंधी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी परिभाषा पर जाएं तो वह जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। अब युग्मक क्या होते हैं, नर क्या होते हैं, मादा क्या होते हैं, उसके बारे में इस अध्ययन को जब हम आगे बढ़ा रहे होंगे तब उस पर बातचीत आएगी कि ये नर और मादा युग्मक क्या हैं, नर और मादा क्या हैं और उनका संलयन किस तरह से होता है। अभी परिभाषा को अक्षर से इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि वह जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो ये लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन पर जाने से पहले लैंगिक जनन को ठीक तरह से समझने के लिए इसको कुछ आगे बढ़ाते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन में क्या क्या प्रक्रिया चलती है। तो लैंगिक जनन में कुछ अंग, जिनको जनन अंग कहते हैं, उनका प्रतिभाग होता है, वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जनन अंगों के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से अंग हैं जो लैंगिक जनन को संभव बना पाते हैं, जो लैंगिक जनन में सक्रिय भूमिका प्रदान करते हैं। तो जनन अंग वो है जो प्रजनन प्रक्रिया में
भाग लेते हैं। जनन अंग वो है जो प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, प्रजनन की पूरी प्रक्रिया में। अर्थात किसी नए जीव की उत्पत्ति करने में जिन जिन अंगों का सहयोग प्राप्त होता है वो सब के सब जनन अंग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जनन अंग दो प्रकार के होते हैं। इनको समझने के लिए, इनको जानने के लिए हम अध्ययन की सुविधा हेतु मनुष्य के जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र का अध्ययन करते हैं। इस कक्षा को अध्ययन की सुविधा से आगे बढ़ाने के लिए हम जनन अंगों को समझने के लिए, लैंगिक जनन को समझने के लिए, प्रजनन प्रक्रिया को समझने के लिए मानव प्रजनन तंत्र का अध्ययन करते हैं और उसकी सहायता से ये समझने की, ये समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रजनन तंत्र क्या होता है और वो किस तरह से कार्य करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों का अस्तित्व किस तरह से बनाए रखता है। आगे चलते हैं। तो प्रजनन अंग दो तरह के होते हैं, नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो यहां पर इस चित्र की सहायता से दिखाने की कोशिश की गई है, यह प्रयास किया गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो इस चित्र में देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे ऊपर जो दोनों साइड में संख्या में 2 लाल रंग से दिखाई गई है, ये शुक्राणु नलिका, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसल या सेमाइनल वेसिकल। ये शुक्राणु नलिका है। अभी इसका क्या कार्य होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो होता है वो है शिश्न, जो नर जनन अंगों में एक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। नर शरीर में एक बाह्य अंग होता है जिसे शिश्न बोलते हैं। और तीसरा वृषण, ये भी बाह्य आकृति से पहचाने जा सकते हैं, वैसे ये आंतरिक अंग होते हैं। तो इसमें दो तरह के अंग हैं, बाह्य अंग और आंतरिक अंग। बाह्य अंगों में वृषण और शिश्न, और आंतरिक अंगों में जिन्हें हम बाहर से देख नहीं सकते, सेमाइनल वेसिकल या शुक्राणु नलिका होती है। इनके कार्यों के बारे में अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। नरजनन अंग, चित्र में जैसे हमने वो नरजनन अंगों को देखा, अब उनके बारे में यहां पर एक राइट अप इस तरह से कि नरजनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, नरजनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, ये देखिए, एक शिश्न लिंग जो बाहर से दृष्टव्य होते हैं, दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं, एक शिश्न लिंग और एक जोड़ा वृषण नर प्रजनन अंगों में। ये क्या करते हैं कि वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। इन वृषणों के अंदर, पीछे वाले चित्र को देखें तो इन वृषणों, ये जो वृषण हैं, ये इनके अंदर नर युग्मक पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और इन नर युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं। ये तो नर प्रजनन अंगों में वृषणों के अंदर शुक्राणु पैदा होते हैं, और ये शुक्राणु 1, 2, 10 नहीं, लाखों की संख्या में पैदा होते हैं, लाखों की संख्या में उत्पन्न होते हैं। इनका क्या कार्य होता है ये आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आगे बढ़े तो मादा जनन अंग। अभी हमने नर जनन अंगों को समझा कि मनुष्य के नर जनन अंग कौन कौन होते हैं, जिनमें शिश्न लिंग, वृषण और सेमाइनल वेसिकल देखा हमने। अब मादा जनन अंगों में कौन कौन से हैं? अंडवाहिनी, यहां इसको दिखाया गया है, यहां पर अंडवाहिनी, ये अंडाशय, और इधर ये गर्भाशय, ये वाला जो हिस्सा है ये गर्भाशय वाला हिस्सा है। तो ये मादा जनन अंग होते हैं, ये मादा जनन अंग हैं। कि मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, हमने देखा पिछले चित्र में एक जोड़ी अंडाशय होंगे, एक ये, एक चित्र के बाईं तरफ और एक चित्र के दाईं तरफ।
तो ये 1 और 1 2, तो ये एक जोड़ी अंडाशय। और क्या होगा, अंडवाहिनी, ये देखिए अंडवाहिनी होगी। ये अंडवाहिनी क्या करेगी, ये अंडवाहिनी क्या करेगी कि यहां से ये अंडाशय से इधर और इधर वाले अंडाशय से इधर को, अंडों को जो ओवम है, अंग्रेजी में इनको ओवम बोलते हैं, इन ओवम्स को आगे ले जाएगी। और कहां ले जाएगी, यहां गर्भाशय तक ले जाएगी। तो एक जोड़ी अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। ये गर्भाशय, ये यहां पर ये गर्भाशय होता है। इनका क्या काम होता है, रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ये प्रोसेस किस तरह से चल रहा होगा, ये हम आगे चल करके जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन, मनुष्य के नर और मादा जननांगों के बारे में हम अभी बातचीत कर रहे हैं। शुक्राणु और अंडाणु, जैसे हमने अभी नर जननांगों में वृषण के बारे में बातचीत की कि वृषणों के अंदर लाखों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं और वो शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म आकृतियां होती हैं, सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, उनको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता। उसमें जब वो दिखाई देते हैं तो उनकी संरचना इस तरह की होती है। ये मनुष्य के शुक्राणु की संरचना है। मनुष्य के शुक्राणु की संरचना में उसका एक सिर, उसका मध्य भाग और पीछे उसकी पूंछ होती है। ये शुक्राणु है। और मादा जनन अंगों में जो अंडाशय हमने देखा था, पीछे चले तो ये अंडाशय में हमने ये यहां पर ये अंडाशय, इसके अंदर अंडे या ओवम बनते हैं। वो ओवम मादा जनन अंग में अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं, वो इस तरह दिखाई देते हैं। ये अंडाणु और ये शुक्राणु, ये दोनों आकृतियां इस तरह से होती हैं, शुक्राणु और अंडाणु। अब बात करते हैं निषेचन की। अब हम निषेचन को भली प्रकार से समझ सकते हैं कि निषेचन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ये क्यों होता है, ये क्यों अस्तित्व में आता है। तो पहले इसको जरा पढ़ते हैं कि जनन प्रक्रम का वह पहला चरण है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। शुक्राणु और अंडाणु, ये शुक्राणु नर जनन अंगों के वृषण में बना और ये अंडाणु मादा जनन अंग में अंडाशय में बना। ये दोनों जब परिपक्व हो गए तो इनको कहीं मिलना है और इनके उस मेल को निषेचन कहा जाता है। इनका वो मेल ही निषेचन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। लाखों की संख्या में, जैसा हमने अब जान लिया कि लाखों की संख्या में वो शुक्राणु बनते हैं, लेकिन उन लाखों में से सिर्फ एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलता है। सिर्फ एक शुक्राणु, ये देखिए, ये ध्यान देने वाली बात हो। लाखों शुक्राणुओं में से सिर्फ एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ मिलता है, फ्यूज होता है, फ्यूजन होता है उसका। और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन या मिलन या संयोग निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पहले यह जान लेते हैं कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन दो प्रकार का होता है, एक को आंतरिक निषेचन कहते हैं और एक को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसा कि हमने यहां पर कक्षा के आरंभ में कहा कि यहां पर हम अध्ययन की सुविधा के लिए केवल मानव के प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उस माध्यम से हम सारे जीवधारियों के प्रजनन तंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी जीवधारियों में होलिस्टिक व्यू में देखा जाए तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं, या तो आंतरिक निषेचन होता है या फिर बाह्य निषेचन होता है।
आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनको अंग्रेजी में बोला जाता है। अब देखते हैं आंतरिक निषेचन क्या होता है, कि आंतरिक निषेचन में क्या होता है, यह कैसे होता है। तो वो निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, उस तरह का निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, शरीर के अंदर। और ये शरीर के अंदर किन किन के होता है, जैसे मनुष्य के, गाय के, कुत्ते के, मुर्गी के। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको थोड़ा और खोला जाए तो आंतरिक निषेचन मुख्यतया 2 प्रकार के प्राणियों में होता है, पक्षी वर्ग में पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। आंतरिक निषेचन इन 2 प्रकार के प्राणियों में होता है, एक पक्षी वर्ग और एक स्तनधारी वर्ग। तो यहां पर ये जो उदाहरण लिए हैं हमने, इसमें ये 3 तो स्तनधारी वर्ग के हैं। स्तनधारी वर्ग से अभिप्राय हम लोग जानते हैं, ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को अपने स्तनों से दूध पिलाते हैं, स्तनपान करवाते हैं, वो स्तनधारी वर्ग के होते हैं। और एक हमने उदाहरण यहाँ पर मुर्गी का लिया है, ये पक्षी वर्ग का एक सदस्य है। तो आंतरिक निषेचन इन 2 प्रकार के प्राणियों में होता है। आंतरिक निषेचन को जरा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें, जैसा परिभाषा में शुरू में आया था, कि इसमें नर और मादा प्राणी का आपस में संयोग होना आवश्यक होता है। नर और मादा प्राणी जब आपस में मिलेंगे तब मादा के शरीर के अंदर ये आंतरिक निषेचन अस्तित्व में आएगा। जब हम जीव विज्ञान के इस अध्ययन को फर्दर स्टडी के लिए जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, तो हम ये निषेचन को और अच्छी तरह से और खोल करके समझ पाएंगे कि किस तरह से नर और मादा प्राणी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनके मादा के शरीर के अंदर ये आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन में जो नर और मादा के जो युग्मक थे वो मादा के शरीर में जाकर के मिल रहे थे, लेकिन बाह्य निषेचन में क्या होता है कि नर और मादा के युग्मक तो होंगे, बिना दोनों युग्मकों के निषेचन संभव कभी नहीं होगा। लेकिन ये जो दोनों युग्मक होंगे, इनका संलयन या इनका मिलन शरीर के अंदर नहीं होगा, ना मादा के शरीर के अंदर होगा, ना नर के शरीर के अंदर होगा। तो क्या होगा, कहां होगा? इसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। बड़ा रोचक विषय है कि मादा के शरीर के बाहर ये संलयन होता है, इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरणों पर जाएंगे तो थोड़ी सी बात समझने में आसानी रहेगी। ये किन किन में होता है? बाह्य निषेचन मछली में होता है, मेढक में होता है, स्टारफिश में होता है। इस तरह से इनमें बाह्य निषेचन होता है। मछली का उदाहरण अगर लें तो मछली में कैसे निषेचन होता है? मादा के शरीर से अंडों का उत्सर्जन होता है। मादा के शरीर में अंडे बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, और वो अंडाणु शरीर से परिपक्व होने के बाद बाहर निकाल दिए जाते हैं। पानी में मादा मछली अंडे दे देती है, और पानी में अंडे देने के बाद जो नर मछली होगी, वो नर मछली उन अंडों के ऊपर स्पर्म स्प्रेड करेगी, स्पर्म का छिड़काव करेगी, और वो स्पर्म जाकर के वो जो अंडाणु हैं उन अंडाणु को निषेचित करेंगे। वो जो नर मछली के शरीर से जो शुक्राणु निकले थे, वो शुक्राणु जाकर के पानी में ही अंडाणुओं से मिलेंगे और वहां पर जाकर के संलयन करेंगे, निषेचन करेंगे। तो ये जो बाह्य निषेचन है, न मादा मछली के शरीर के अंदर होता है, न नर मछली के शरीर के अंदर होता है। ये बाह्य निषेचन इसलिए कहा गया है कि शरीरों के बाहर होता है, पानी में होता है।
मछली चूंकि पानी में रहती है इसलिए निषेचन पानी में होता है। इसी तरह से अनेक प्रकार के जंतुओं में, अनेक प्रकार के जीवों में या तो आंतरिक निषेचन होगा या फिर बाह्य निषेचन होता है। क्या आप जानते हैं, जैसा हमने अभी बातचीत की, चर्चा की कि मछली में निषेचन बहते पानी में होता है, इसी तरह से कीट वर्ग में, जैसे हम पीछे जाकर के देखें तो बाह्य निषेचन में कीट वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है इंसेक्ट्स का, जिसको ऑर्थोपोडा वर्ग में रखा गया है। सारे कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, चाहे वो जल में रहने वाले हों या फिर थल में रहने वाले हों, जल में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को एक्वेटिक इंसेक्ट्स बोला जाता है और थल में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स बोला जाता है। तो कीट वर्ग में सारे इंसेक्ट आते हैं, चाहे वो जल में रहते हो या थल में रहते हो, चाहे वो उभयचर हो, दोनों जगह रह पाते हो। तो ये सारे कीट वर्ग में जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है। तो ये बाह्य निषेचन की बात। आंतरिक निषेचन के कुछ और उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जब हम चीजों को समझ जाते हैं, जब हम परिभाषाओं को समझ जाते हैं और कोई बात हमारी समझ में ठीक से आ जाती है, तो हम अपने आसपास से उन चीजों का सामान्यीकरण भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास आधुनिक युग में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। कहने का यह अभिप्राय है कि बाह्य निषेचन उन सब प्राणियों में होता है, उन सब जीवों में होता है जो पक्षी और स्तनधारी वर्ग से अलग है। पक्षी और स्तनधारी वर्ग में ही आंतरिक निषेचन पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। क्या आप जानते हैं, मैं पहला हमने देखा कि मछली में निषेचन पानी में होता है। बहते पानी का यह अभिप्राय नहीं कि जब बहता पानी ही होगा तभी निषेचन होगा। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, जो स्ट्रीम्स में और इस तरह के बहते पानी में रहती है। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो झीलों और तालाबों के शांत पानी में भी होती हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि मछली में जो निषेचन होता है वो पानी में ही होता है, ना नर मछली के शरीर के अंदर होता है और ना मादा मछली के शरीर के अंदर होता है। अगला, क्या आप जानते हैं मैं कि आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये क्या है कि आईवीएफ इन विट्रो निषेचन से जन्मे शिशुओं को परखनली शिशु कहा जाता है। पीछे चलते हैं उस चित्र की तरफ जहां हमने मादा जननांगों को देखा था, तब हम समझ पाएंगे कि आईवीएफ क्या होता है। ये मादा जननांग है, यहां पर ये अंडाशय है। इस अंडाशय में अंडाणु बना, अंडाणु बन करके अंडवाहिनी से गर्भाशय की तरफ जाएगा। लेकिन कई जगह ये देखा गया कि अंडाणु तो बन रहे हैं, लेकिन ये जो अंडवाहिनी है इसमें कुछ खराबी है, कोई ब्लॉकेज है या किसी चोट के कारण कोई क्षति पहुंची है इसको, तो ये अंडाणु यहां से पास नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे मामलों में फिर पीढ़ी दर पीढ़ी संतति का चल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है कि मादा के शरीर से अंडाणु ले लिया जाता है, क्योंकि अंडाणु तो अंडाशय में बन ही रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। अंडाणु ले लिया जाता है और नर के शरीर से शुक्राणु ले लिया जाता है और उसको परिष्कृत तरीके से मादा के शरीर के बाहर उसका फ्यूजन करवाया जाता है, उनका निषेचन करवाया जाता है। और कुछ टाइम तक उस निषेचित अंडाणु को बहुत ही सावधानी से प्रयोगशाला में स्थापित किया जाता है किसी परखनली में, और कुछ टाइम के बाद जब वो अंडाणु विकास कर लेता है उसके बाद उसको
महिला के, मादा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ये गर्भाशय यहां पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। और ऐसे मामलों में अब संतति का पीढ़ी दर पीढ़ी चल पाना विज्ञान की सहायता से संभव हो जाता है, क्योंकि यदि खराबी अंडवाहिनी में है, अंडाशय ठीक है, गर्भाशय ठीक है, तो ऐसे मामलों में संतति का चल पाना संभव हो जाता है कि आईवीएफ इन विट्रो निषेचन से जन्मे शिशुओं को परखनली शिशु कहा जाता है। उस शिशु को, जबकि वो शिशु पूरे गर्भकाल में परखनली में नहीं रहा, उसके बाद तो कुछ समय के बाद वो मादा के गर्भाशय में आ गया, लेकिन ऐसे इस तरह से इस तकनीक से जन्मे शिशुओं को परखनली शिशु कहा जाता है। अब गृह कार्य के तौर पर जो हमने आज की इस कक्षा में जाना, जो हमने चर्चा की, जो हमने अध्ययन किया, उसके तौर पर कि स्टेम सेल क्या होती हैं, जानकारी लेने का प्रयास कीजिए। स्टेम सेल हमने जैसे आईवीएफ को जाना, विज्ञान दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र में, ऐसे ही जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी कर रहा है। तो स्टेम सेल क्या होती है, इनका क्या फायदा होता है, इनको संरक्षित क्यों किया जाता है, तो स्टेम सेल क्या होती है जानकारी लेने का प्रयास कीजिए। और दूसरा है यौन रोगों से क्या समझते हैं, जैसा हमने अभी चर्चा की कि आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्यों कराया जाता है, क्योंकि कोई दिक्कत थी, कोई जटिलता थी। इस तरह के क्या कोई और भी यौन रोग होते होंगे, यदि होते हैं तो ऐसे किन्हीं 2 यौन रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज की इस कक्षा में विज्ञान के कक्षा 8 के जीवों में जनन या प्रजनन के इस कक्षा में आज के लिए इतना ही। फिर विज्ञान की किसी और कक्षा में इसी तरह मिलेंगे। धन्यवाद।